साल 1994। जनता हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स, ऑपरेशन थिएटर। हाँ 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 हाँ। अरे उधर से काटो, पूरा नहीं, खाली चीरा लगाओ। हाँ ठीक है भैया। हाँ, हाँ। हेलो। अरे नहीं भाई, 5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। चाहे तो किसी और से बात कर लो। मैं किडनी बेच रहे हैं, तुम्हारे बेटे का बर्थडे केक नहीं है जो मोल भाव कर रहे हो। चाहिए हो तो बोलो। हाँ ठीक है ठीक है। क्लिनिक चला रहे हैं कि दुकान? मोल भाव कर रहा है हमसे। अब अबे तुम फिर चीरा गहरा लगा दिए। इतनी बार समझाएं। अरे तो ये क्या, तो सड़ा हुआ है। अबे शुतुरमुर्ग के बच्चे, किसको ले आए हो बे? शराबी का किडनी लगाएंगे अब हम क्लाइंट को? सॉरी भैया, यहाँ मिला, हमें लगा चल जाएगा तो हम ले आए। सॉरी भैया। अरे सुनो, बेवकूफ आदमी शराबी का किडनी ले आया यार। नहीं, डेड है। हैं? लेटाए हैं टेबल पे। सुनो, किसी को पकड़ो, बोलो 35,000 रुपये मिलेगा, किडनी निकालेंगे। हाँ 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 ठीक। जब हम किसी क्लिनिक के बाहर खड़े होते हैं और ऊपर लगे बोर्ड पर नाम के आगे लिखे हुए 2 अक्षर देखते हैं, टी और आर, तब ये 2 अक्षर हमें भरोसा देते हैं, उम्मीद देते हैं और सुरक्षित महसूस करवाते हैं। लेकिन अगर यही 2 अक्षर टी और आर, जो मिलकर डॉक्टर कहलाते हैं, यही हमारी जान के दुश्मन बन जाए और हमारी जान को अपना बिजनेस, अपना धंधा बना ले, तो क्या आप फिर से डॉक्टर्स के बारे में उतनी ही इज्जत और विश्वास के साथ सोच पाएंगे? सुना रहा हूं आपको द केस ऑफ सीरियल किलर डॉक्टर डेथ। किस्सा जरा लंबा है, लेकिन इत्मीनान से सुनिए। होश उड़ा देने वाली कई बातें आपके सामने आने वाली हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर डॉक्टर पर शक कीजिए, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कहती है that 57.3% of health workforce in India is made up of quacks। यानी लगभग आधे से ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स फेक डिग्री लिए घूम रहे हैं। हम उनमें से एक की इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। 1984 में बिहार के सिवान शहर में एक आदमी को बधाइयां मिल रही थी। बधाइयों की वजह थी बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी BAMS की डिग्री। ये डिग्री हासिल करने के बाद ये आदमी देवेंद्र शर्मा से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बन चुका था। लोग सोच रहे थे बीमारियों का इलाज करेगा, लोगों की जान बचाएगा, लेकिन उसके मन में एक बिजनेस प्लान था। क्रिमिनल्स का कोई ना कोई ठिकाना होता है जहां से वो अपने सभी कामों को अंजाम देते हैं। गैंगस्टर्स के अड्डे होते हैं, टेररिस्ट्स के कैंप्स होते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल अपने सारे गोरख धंधे अपने क्लिनिक से ही करता था। भारत मजबूत है। हमारे देश के कई हिस्से हैं जहां आज भी पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। 1980 और 1990 के दशक में ये और भी कम थी। उन दिनों डॉक्टर का क्लिनिक खुलना विकास की निशानी माना जाता था।
डॉक्टर के इलाके में रहने भर से लोग इतने खुश हो जाते थे कि डॉक्टर की डिग्री की जांच पड़ताल करना और उसके इलाज के तरीके पर सवाल करना अपराध के बराबर माना जाता था। कानूनी अपराध नहीं, सामाजिक अपराध। क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी आखिरकार है तो इंसान ही। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की कहानी कुछ यूं शुरू हुई थी। हुआ ये था कि देवेंद्र शर्मा ने बिहार में अपना क्लिनिक खोला, जनता हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स। 11 साल तक उन्होंने बड़े अच्छे से अपना क्लिनिक चलाया। जो मरीज एक बार इनके यहाँ जाता था वो कुछ हफ्तों या कुछ महीने में लौट के इनके पास जरूर आता था। क्लिनिक से अच्छी कमाई हो रही थी और कमाई को बढ़ाने के इरादे से डॉक्टर देवेंद्र ने एक निवेश किया। गैस एजेंसी का बिजनेस उन दिनों काफी पॉपुलर था। देवेंद्र को लगा कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उन्हें इस निवेश की भारी कीमत चुकानी पड़ी। गैस एजेंसी में उनके साथियों ने उन्हें 11 लाख का चूना लगाया। 1994 में 11 लाख आज 2022 में कम से कम 10 करोड़ के बराबर होंगे। देवेंद्र को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। उस दिन उसके अंदर बची खुची सारी इंसानियत खत्म हो गई। गैस एजेंसी ना सही, गैस एजेंसी का बोर्ड ही सही। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने नकली गैस एजेंसी का बिजनेस शुरू कर दिया। फिर खोया हुआ पैसा रिकवर करने के लिए डॉक्टर देवेंद्र ने एक और स्कीम निकाली, किडनी ट्रांसप्लांट। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र ने इस बात को कबूल किया कि उसने 1994 से लेकर 2004 के बीच में 125 इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट किए थे। 125 के बारे में उसने बताया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि असल में ये नंबर 125 से कितने ज्यादा है। 125 किडनी ट्रांसप्लांट और हर ट्रांसप्लांट पर 5 से 7 लाख रुपए कैश। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं था कि उनकी किडनी निकाल ली गई है और कुछ लोगों को किडनी मिल तो गई, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। डॉक्टर देवेंद्र और उनके रखे हुए स्टाफ से कभी चीरा लगाने में गलती होती थी तो कभी स्टिचेस लगाने में। न सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता था, ना पेशेंट की जान का। सिर्फ नोट गिने जा रहे थे। पॉलिटिकल, साइंटिफिक और सोशल बदलाव समय के साथ होते गए और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अपना किडनी रैकेट का बिजनेस बिहार के बाहर दूसरे राज्यों तक फैलाते रहे। 2004 में डॉक्टर देवेंद्र की इस बेलगाम धांधलेबाजी को झटका लगा। हरियाणा पुलिस ने उन्हें गुड़गांव में गिरफ्तार किया, लेकिन ये गिरफ्तारी किडनी रैकेट के मामले में हुई थी। लेकिन नकली गैस एजेंसी और किडनी रैकेट के अलावा डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र ने एक और क्राइम को अंजाम दिया था। 18 जनवरी 2004 डॉक्टर देवेंद्र ने जयपुर रेलवे स्टेशन से एक टाटा सुमो टैक्सी बुक करवाई। टैक्सी ड्राइवर के पूछने पर उसने अपना नाम बताया, डॉक्टर मुकेश खांडेलवाल। टैक्सी में ड्राइवर, उसका भाई और डॉक्टर देवेंद्र बैठे थे। जयपुर से यूपी के हापुड़ के लिए रवाना हुई टैक्सी
जैसे ही दौसा के महुआ इलाके में पहुंची, डॉक्टर देवेंद्र ने टैक्सी रुकवाई। अरे यहाँ रुको भैया। हाँ, रोको गाड़ी। अच्छा सुनो, हमको एक छोटा सा काम है। फोन मिलेगा क्या यहाँ आसपास? देखता हूँ साहब जी। अरे वो देखो, रुको पूछता हूँ दुकान वाले से। हाँ खम्मा गणी बाबू जी, चांद बोल रही हूँ। बाबू जी मैं और भाई साहब यहाँ यूपी के लिए निकले थे। एक डॉक्टर साहब मिल गए थे, उनको लेकर जावे हैं। देर हो जावे ना घरे आवन में। मासू कही जो रोटी ना बनावे, कल परसों तो की आवेंगे। हाँ खम्मा गणी बाबू जी। जाओ बाबू जी, फोन कर लो। मैंने तो बात कर ली है घर में। अच्छा ठीक है। अरे हम तुमसे कहे थे हमको फोन करना है, तो तुम ही फोन करा है। रुको, अच्छा आते हैं। बिहार में रहने वाला डॉक्टर राजस्थान जाता है और फिर वहां से यूपी के लिए गाड़ी लेता है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर देवेंद्र कुछ देर बाद एसटीडी बूथ से बाहर आए, पैसे दिए और फिर गाड़ी में बैठ के चल दिए। करीब 7 घंटे के लंबे सफर के बाद टैक्सी यूपी के कसमपुर पहुंची। यहाँ डॉक्टर देवेंद्र के दो साथी मिले और उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठकर वो रवाना हो गए। हापुड़ पहुंचने से पहले ही रात हो गई और सभी लोगों ने कसमपुर में रुकने का फैसला किया। अगली सुबह वो लोग फिर निकल पड़े। यूपी के सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले हाईवेज में से एक NH 334 पर टॉयलेट जाने के बहाने से एक बार फिर से टैक्सी को रोका गया। इस सफर में आपको आपके साथ सफर कर रहे लोगों पर भरोसा होने लगता है और आपकी अलर्टनेस कम हो जाती है। उसके बाद हुआ यूं कि डॉक्टर देवेंद्र और उसके दोनों साथी टैक्सी से उतरे और आपस में कुछ बातें करने लगे। पलक झपकते ही डॉक्टर देवेंद्र के साथी गाड़ी में घुसकर पिछली सीट पर बैठे और गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। देवेंद्र शर्मा बाहर खड़ा था। गाड़ी के अंदर उनके साथी टैक्सी ड्राइवर और उसके भाई का गला घोंट रहे थे। सीट बेल्ट दोनों भाइयों के गले पर कसती जा रही थी और बाहर खड़ा डॉक्टर इस सारे घटनाक्रम को बस देख रहा था। दोनों लाशों को हजारा कैनल में फेंकने का फैसला किया गया। दोनों हजारा कैनल में मगरमच्छ घूमा करते थे। डॉक्टर देवेंद्र ने सोचा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई सबूत न मिले, इसके लिए लाशों को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। लाशों को फेंकने के बाद डॉक्टर देवेंद्र और उनके साथी टैक्सी लेकर चले गए और फिर यूपी में इस टैक्सी को बेच दिया, हजार या लाखों रुपए के लिए। एक घर के दो बेटे बलि चढ़ गए। बताया जाता है कि डॉक्टर देवेंद्र चोरी की गाड़ियां बेचने का काम ही किया करता था। 2004 में उन्हें किडनी रैकेट में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमा उन पर मर्डर का भी चलने वाला था। उसे लग रहा था कि उन टैक्सी ड्राइवर भाइयों को मारकर वो बच निकला है, लेकिन वो बहुत गलत थे।
हजारा कैनल से बहती हुई दोनों लाशें ईटा में गंगा नहर में तैरती हुई किनारे तक आ गई। दोनों डेड बॉडी सड़ चुकी थी और बहुत बुरी हालत में थी, जैसे किसी जानवर ने उनका शिकार किया हो। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जयपुर पुलिस के पास एक मिसिंग पर्सन का केस आया। पुलिस कंट्रोल। गफ्फार खान ने जीआरपी सदर थाने में अपने दोनों बेटों के मिसिंग होने की कंप्लेन लिखवाई। उन्होंने बताया कि उनकी अपने बेटे चांद खान से 2 दिन पहले ही बात हुई थी। तब आखिरी बार वो दौसा जिले के महुआ गांव से एक एसटीडी बूथ से बात कर रहा था। इंटर स्टेट पुलिस नेटवर्क के बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ और जयपुर पुलिस की टीम को यूपी जाना पड़ा। वहां उन्हें ईटा में मिली 2 लाशें दिखाई गई। शिनाख्त हुई और गुमशुदगी की रिपोर्ट मर्डर केस में तब्दील हो गई। इंद्र शर्मा को जब गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने खुद बताया था कि मैंने करीब 50 खून तो किए हैं और 50 के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया था। इस सीरियल किलर डॉक्टर के केस के बारे में आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, इसलिए आप सुनते रहिए